Good morning students and welcome in accountancy class of 23rd November 2020 and आज बहुत दिनों के बाद हमारा जो है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज छठ और दिवाली की जो छुट्टियों में हम लोगों का करीब करीब 10 दिन का ब्रेक हो गया है। तो आई होप ऑल यू आर इन ए गुड हेल्थ एंड यू आर रेडी टू लर्न इट। तो इससे पहले जो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक पढ़े थे, इलस्ट्रेशन 5 हम लोगों ने बनाया था, मैंने आप लोगों को मीट क्लास के माध्यम से बताया था। और आज जो है हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीन तरह के एक्टिविटीज़ में हम लोग कैश के फ्लो को बांट देते हैं। कैश का फ्लो मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट, यानी कैश भी हो सकता है या बैंक से संबंधित जो है बैंकिंग का जो चेक वगैरह है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये सारा चीज़ हो सकता है। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट का अगर हम लोग जो है इनफ्लो और आउटफ्लो को तीन एक्टिविटी में बांट देते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि सामान्य जो है परिचालन जो होता है कंपनी का, जैसे कि परचेज, सेल, डेटर से पैसा लेना, बिल्स रिसीवेबल वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग या गुडविल खरीदते हैं। गुडविल बेचने ये नहीं, गुडविल जब हम लोग खरीदते हैं तो इस संबंध में जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इफेक्टेड होता है। यानी जहाँ पर हम लोग पैसा फंसाते हैं, चाहे वो कंपनी का खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा फंसाएं, चाहे एज ए आपके पास सरप्लस मनी है तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करिए, चाहे दूसरी कंपनी का आप शेयर भी खरीद सकते हैं या डिबेंचर खरीद सकते हैं या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, यानी कहीं भी आप विदेशों में पैसा जमा कर सकते हैं, बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में रख, सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अब घर में आपके पापा जी नौकरी करते हैं तो उनका सेविंग्स ज़्यादा हो गया, तो उनको लगता है कि बैंक में कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो इससे आप लैंड खरीद लेते हैं, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग, यानी उस पैसा को आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो कोई भी बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, खुद का ही है जो, वो भी उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। चलिए, और अब हम लोग चलेंगे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होता है वैसा एक्टिविटी होता है कि जो कंपनी की पूंजी को प्रभावित करे। यानी अगर पूंजी की आवश्यकता हो तो अगर आप पूंजी बाजार से उठाते हैं, मैंने लेते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, या शेयर इशू करते हैं, या डिबेंचर इशू करते हैं, तो सारी चीज़ों में जो है पूंजी का आदान प्रदान होता है, तो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। अब मान लीजिए पूंजी के आदान प्रदान में इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों अगर शामिल है, इंटरेस्ट देना ज़्यादा है, इंटरेस्ट देते हैं अगर आप, जैसे कि डिबेंचर आपने इशू किया और डिबेंचर पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, चाहे शेयर इशू किया और प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, चाहे उसका डिविडेंड दे रहे हैं, चाहे इक्विटी शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया है किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी के शेयर में, और दूसरी कंपनी आपको डिविडेंड मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो उस अपना डिविडेंड आपको दे रही है, तो डिविडेंड जो लेते हैं आप वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो हो जाएगा, लेकिन डिविडेंड का देना जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, तो सारी एक्टिविटी जो कि पूंजी से संबंधित है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इलस्ट्रेशन 6 को हम लोग देखते हैं, सॉरी उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं, तो उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। आप देखिए इलस्ट्रेशन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना है। 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 ने 1 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म लोन्स लिखा है, यानी लॉन्ग टर्म यानी लंबे काल के लिए जो लोन आपने लिया है, ये लायबिलिटी साइड में होगा, दिया नहीं है, लिया है। तो वो आप देखिए कि पहले 2 लाख का था, अब 2,50,000। इसका अर्थ ये साफ दिख रहा है कि 16 से 17 के बीच में 50,000 रुपये का लोन बढ़ गया है, यानी आपने लिया है तभी तो बढ़ा।
तो आपने जब लोन लिया होगा तो आपके कैश का इनफ्लो होगा, बिकॉज पैसा आया है। और ये भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड, यानी कंपनी ने 1 लाख रुपया का लोन वापस भी किया है, वापस भी किया है। तो अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पर इस दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि अरे ये 50,000 का लोन लिया है और यहाँ पे आप लोग लग रहा है कि 1 लाख रुपया का लोन वापस किया है। तो इस दोनों इन्फॉर्मेशन को मिलाकर क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है? अभी अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊँ लॉन्ग टर्म लोन का, ये मान लीजिए कि यहीं पर इस दोनों इन्फॉर्मेशन से अगर बनाऊँ तो क्रेडिट साइड में जो है 2 लाख से शुरुआत होगी इसकी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख दिया हुआ है यहाँ पे आप देखिए, और क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 यहाँ दिया है। हम लोग लोन लेंगे, अगर मान लीजिए ये बैलेंस, अगर हम लोग लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया को हम लोग इधर लिखेंगे, सॉरी इसको वापस कर रहे हैं, वेरी सॉरी, इसको अगर हम वापस कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे 1 लाख रुपया को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, यानी हम लोग वापस कर रहे हैं। तो अगर इसका अकाउंट को अगर हम इसको करें तो आप देखिए 3,50,000 इधर टोटल हो जाएगा डेबिट साइड में, जबकि क्रेडिट साइड केवल आप देखिए क्रेडिट साइड में आप दिख रहे हैं 2 लाख रुपया, यानी कि 1,50,000 के डिफरेंस जो आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर जो है, इसका मतलब हम लोगों ने साल के ड्यूरेशन में लोन लिया है, तब जाके दोनों सेटिस्फाइड हुआ। यानी हमने लोन लिया 1,50,000 का, तो अब देखिए 2 लाख हमारा लोन था शुरुआत में, 1,50,000 का लोन लिया, तो अब हमारा टोटल लोन हो गया 3,50,000, और इसमें से हमने 1 लाख रुपया का पैसा वापस कर दिया, लोन वापस कर दिया, नहीं हमारा लोन घट गया तो बच गया 2,50,000। तो ये हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये 2,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका अर्थ ये है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 1,50,000 एंड रीपेड लोन ऑफ 1 लाख। तो दोनों इन्फॉर्मेशन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। तो सी दिस, 1,50,000 का लोन लिया और 1 लाख वापस किया। जब हम लोग लोन लेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि हमने पैसा आया है हमारे पास, और जब हम लोन वापस करेंगे तो पैसा गया है यानी माइनस होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। और फाइनली 50,000 का जो प्लस बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट कैश इनफ्लो, यानी हमारे पास जो है 50,000 रुपया आया है, इसी को हम लोग कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा बन गया आपको। तो इसी तरह से आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, से रिलेटेड जो चीज़ है। अब आइए, जो हमें तीनों एक्टिविटी को एक साथ लेके अगर हम लोग पढ़ें तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका जो है फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था और कहा था कि आपको इसको लर्न करना है, और होपफुली आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। तो इसको लेकर हम लोग एक सवाल बनाते हैं, तो जिससे कि आपको सारा चीज़ क्लियर होता है। तो आज हम लोग एक सवाल बनाएंगे। सवाल बनाने के पहले मैं आपको पूरी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं उसको मैं समझा देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पायोनियर लिमिटेड। पायोनियर लिमिटेड का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और जो कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो आपको दिया गया वो बैलेंस शीट आपको दिखाया जा रहा है, बैलेंस शीट ऑफ पायोनियर लिमिटेड। अब मैं एक एक चीज़ करके आपको इसका बैलेंस शीट का आपको इसके उघेड़ता हूँ, इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप देख सीधे शेयर कैपिटल नंबर 1 में ये ईयर जरूर देना चाहिए था कि कौन सा ईयर है, ये करेंट ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर था। कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये करेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, यानी ये इस साल का है और ये पिछले साल का है। तो पिछले साल ये 5 लाख का था, अभी 7 लाख का हो गया। आप देखिए पिछले साल से ये जंप मारा है 2 लाख, यानी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिए 2,50,000 से 4,20,000 हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो असर है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है जनरली। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी है, जिसमें कि आपको है 10% बैंक लोन है। तो ये 1 लाख से 50,000 हुआ है, यानी आपने जो है 50,000 का लोन वापस किया है, यानी आपने लायबिलिटी कम किया है। फिर ट्रेड का ये जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। देन आप आइए कि करंट लायबिलिटी जो है, तो इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
देन आप एसेट्स में आइए। एसेट्स में जो भी आप देख रहे हैं कि ये 5 का 5 लाख है, नो चेंज। टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट 5000 जो है, इसका अर्थ ये है कि ये राइट ऑफ हुआ है। इनटेंजेबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट्स, राइट, जैसा कि नोट्स में लिखा होगा, देखना होगा। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए 0 है, कुछ नहीं है। ये से 1 लाख इंक्रीज कर गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी 1 लाख रुपया हमने खर्च किया है इसमें। देन करेंट असेट्स का भी वही होता है, क्या होता है, करेंट असेट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज जो भी होता है वो सब जो है हमारा करेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। नोट्स टू अकाउंट में आपको आइए, नोट्स टू अकाउंट में बताता है, एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या है। देखिए 21 मार्च 2017 यहाँ साफ लिखा हुआ, ये 16 का है, यानी ये CY है करंट ईयर, और ये PY है प्रीवियस ईयर। तो 5 से 7 लाख हुआ है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो लिख दिया, साफ लिख दिया है कि जो 5 से 7 लाख रुपया जो है वो शेयर कैपिटल है, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस भी नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में ये प्रॉफिट है, ये साफ लिख दिया है यहाँ पे कि ये सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये प्रॉफिट ही है और कुछ नहीं है। यानी पिछले साल 2,50,000 का प्रॉफिट था, इस साल का प्रॉफिट 4,20,000 हो गया, यानी 1,70,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के बीच में 16 और 17 के बीच में कंपनी ने 1,70,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को बता रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो यहाँ पे था, आप देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सी दिस नंबर 3, जो कि 30,000 था, ये 50,000 है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया ये है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है वो नथिंग इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी टैक्स के लिए पहले 30,000 हमने प्रोविजन रखा था, अभी 50,000 का प्रोविजन है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। देन आप आइए फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में इक्विपमेंट एंड फर्नीचर है, सीधे 2 से 30 हुआ है और 3 से 270 हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 5, ये भी 5, यानी नो चेंज हुआ इसमें। इनटेंजेबल एसेट्स में देखिए मैंने आपको बोला था गुडविल एंड पेटेंट होता है, तो ये पेटेंट है, ये 1 लाख था, 95,000 हो गया, यानी 5,000 का पेटेंट हमने बेचा है इस बार, तभी हमारा जो है 95,000 हो गया, घट गया। और ये ज़्यादा होता तो खरीदा होता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या बताया है कि इसमें कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिलाकर दिया है, तो ये 2,05,000 और 3,27,000, क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है आपका, इंक्रीज और डिक्रीज में है। यानी पहले 2,05,000 था, अभी 3,27,000, अब देख सकते हैं कि बढ़ गया है। तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1,22,000 बढ़ा है। तो 1,22,000 बढ़ गया है, तो 1,22,000 कैसे बढ़ा है, 1,22,000 कैसे बढ़ा है, ये किन किन एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी में कहाँ बढ़ा कहाँ घटा, इसी का पूरा स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, इसी को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कि पहले 2,05,000 था और अभी हो गया 3,27,000। तो ये 1,22,000 जो कैश का नेट इंक्रीज जो हुआ है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किसी में घटा होगा, किसी में बढ़ा होगा। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बांट देते हैं। पहले बोलते हैं ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग और तीसरा होता है फाइनेंसिंग। और उसमें भी ऑपरेटिंग में बहुत सारा एक्टिविटी है, तो किस में बढ़ा किस में घटा, ये सब का जो हम लोग लिस्ट निकालते हैं, लिखते हैं, इसी का पूरा का नाम है CFS, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹80,000 फर्स्ट परचेज, यानी एक साल के अंदर जो है इक्विपमेंट 80,000 का इक्विपमेंट खरीदे हैं, और लॉस भी हुआ है 5,000 का, और डेप्रिसिएशन 15,000 का इस पर लगा है। उसके बाद लिखता है कि डेप्रिसिएशन आपको 3,000 रुपये इक्विपमेंट एंड फर्नीचर पे भी लगा है। डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000 एंड ₹3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, यानी 15,000 का जो डेप्रिसिएशन वो इक्विपमेंट पे लगा है और 3,000 का जो है वो फर्नीचर पे लगा है। लोन ऑफ 50,000 वाज रीपेड, रीपेड का मतलब होता है वापस करना, ध्यान दीजिएगा, रीपेड का मतलब होता है वापस करना। और प्रोपोज डिविडेंड भी दिया हुआ है 15-16 का 50,000। तो प्रोपोज डिविडेंड का मैंने आपको मीनिंग पूरा क्लियर बताया था। प्रोपोज डिविडेंड मतलब कि हम ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं 50,000 रुपये का। तो अब आपको ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इसको हम लोग बनाने के लिए कुछ वर्किंग नोट्स को पहले हम लोग करना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में हमें सबसे पहले जो बनाना होता है, ये आप देखिए 4 वर्किंग नोट्स दिया है इसमें, क्या क्या 4 नोट्स हैं उसको पहले हम लोग करेंगे। पहले इक्विपमेंट अकाउंट बनाया, तो इक्विपमेंट अकाउंट बनाया तो 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिया है, 2,30,000 का क्लोजिंग बैलेंस है जैसा कि था उसमें। ये कैश का मतलब ये है कि हमने खरीदा है,
और ये डिप्रिशिएशन बैलेंसिंग फिगर, बैंक जो बेचे हैं और लॉस जो हुआ है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन को इसमें फीड किया गया है। डिप्रिशिएशन 15,000 का था इस पे, और बैंक मतलब ये जो 30,000 का जो हम बेचे हैं, और ये जो लॉस हुआ है, ये तीनों को हम लोगों ने फीड किया यानी लिखा है। ठीक है, पहले तो हमें 2 लाख लिखना है, फिर 2,30,000 लिखना है। उसके बाद कैश यानी जो हमने खरीदा है 80,000 रुपये का, वो लिखा है। और ये बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है, सॉरी इसमें लिखा हुआ बैलेंस फिगर जो है 15,000 ये आया, यानी ये चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000 परचेज, तो वो डेबिट साइड में चला गया है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5,000, वो हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं। और डेप्रिशिएशन ऑफ ₹15,000 इक्विपमेंट पे चार्ज है। और सी क्या क्या आपका इन्फॉर्मेशन इसमें से फीड हुआ है, तो आप देखिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन दिया, इसको हमने इधर लिखा है। ये भी आपको दिया हुआ है, फीड हुआ है इसमें से। ये 30,000 रुपया का ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये लॉस हुआ है 5,000 का, ये भी फीड हुआ है। सी हम आपको पूरा अच्छा तरह से दिखा देते हैं वर्किंग नोट्स में, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि यू कैन सी कि इसमें 30,000 रुपये का कहीं नामो निशान नहीं है, ये दिया हुआ है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5,000 रुपये दिया हुआ है, और डिप्रिशिएशन 15,000 का इक्विपमेंट पे दिया हुआ है। तीनों चीज़ हमने वहाँ फीड किया है। फीड किया है मतलब क्या, 80,000 को डेबिट साइड में लिखा है, ये और ये फीड किया है। और ये तो दिया ही हुआ है हमारा बैलेंस, कहाँ दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और ये 2,30,000। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया। तो ये पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और ये लिखा। तो आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में 2,80,000 आ जाएगा टोटल। इसको करेंगे दोनों को, और इसको अगर हम लोग करें तो 2,30,000 और 5 35 और 15 2,50 आएगा। तो 30,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसको हम लोग मानेंगे बैंक, यानी ये जो है ड्यूरिंग द ईयर इतना रुपये का इक्विपमेंट बेचा गया। ये कि बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 30,000 का डिफरेंस क्यों है, तो ये डिफरेंस निकल रहा है यहाँ 30,000 का। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 30,000 को हम लोग मानेंगे कि साल के दौरान 30,000 रुपये का इक्विपमेंट हमारा बिक गया है, बेच दिए हैं, ये मान लिया गया। यही बैलेंसिंग फिगर है। तो पहला इक्विपमेंट अकाउंट बनाया गया। दूसरा आपको देखिए, आप देखिए कि पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पहले जो है पेटेंट्स 1 लाख का था, अभी 95,000 का। इसका मतलब 5,000 रुपये का हम लोगों ने बेचा है। पेटेंट्स ऑफ ₹5,000 वेयर रिटर्न ऑफ, सॉरी इसको राइट ऑफ किया गया है। राइट ऑफ मतलब बेचा नहीं गया है, आप इसको मान लीजिए राइट ऑफ किया गया है, यानी इसको हम लोग हटा दिए हैं, बुक से हटा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। और डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹30,000, तो यहाँ लिखा हुआ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर वाज ₹30,000। फर्नीचर के बारे में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन। तो ये फर्नीचर जो है, फर्नीचर को हम लोग लेट्स सी फर्नीचर पे हमारा कितना डेप्रिशिएशन है, उसका क्या बैलेंस दिया हुआ है, तभी हमें समझ में आएगा। अब देखिए फर्नीचर पे आपको दिखा हुआ है कि 15,000 रुपया जो है वो इक्विपमेंट पे है डेप्रिशिएशन, और 3,000 रुपया आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 रुपया चार्ज ऑन फर्नीचर। तो 3,000 रुपया का डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे चार्ज किया गया है। तो अब फर्नीचर का बैलेंस देखिए 3 लाख है और 2,70,000 रुपया। तो 3 लाख में अगर आप 3,000 हटा देते हैं डेप्रिशिएशन का है, तो 2,97,000 आएगा। और यहाँ फर्नीचर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 270 दिया है। इसका मतलब ये है कि 27,000 का फर्नीचर ने हम लोगों ने बेच दिया, राइट ऑफ कर दिया होगा, चाहे इसको बेचा होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको राइट ऑफ भी मान सकते हैं, बेचा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधा राइट ऑफ मान लिया गया है, 30,000 का आपको सीधा मान लिया गया, डेप्रिशिएशन पर राइट ऑफ किया गया है डेप्रिशिएशन। यहाँ आपको ये हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 3 की जगह 30,000 होगा।
क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आइए अब थर्ड नंबर में हमारा जो है प्रोविजन फॉर टैक्स को देखते हैं। इट इज़ एज्यूम दैट डिविडेंड ऑफ ₹50,000 एंड टैक्स ₹30,000 प्रोवाइडेड इन 2015-16 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग 16-17। हेंस प्रपोज डिविडेंड फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स ₹70,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपको यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। सी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का इंफॉर्मेशन अगर हम लोग लें, ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है ये ओपनिंग 30,000 का था, अभी 50,000 का। तो और इसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है वो साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग 15-16 जो है हम लोगों ने 50,000 का और प्रपोज डिविडेंड किया है। सॉरी, दिस इज़ नॉट, ये डिविडेंड है वो टैक्स है, तो वो बिल्कुल अलग है। तो इसका अर्थ ये हम लोग मान लेंगे कि ये टैक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर जो है हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स किया है वो हमारा 20,000 रुपये का है। कहाँ चला गया वो? हाँ, 30,000 से 20,000 बढ़ गया, ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो चलिए ये हो गया हमारा नंबर 4। और इसके बाद क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रॉफिट जो है 4,20,000 का था इस साल का, 2,50,000 पहले वाला था, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000 का हमने कमाया। और इसमें जो है 50,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हम ऐड करना है, और प्रपोज डिविडेंड जो हमने किया है 50,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, वो दोनों अलग अलग करके 2,70,000 हम लोग मानेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन से अगर हम लोग ये पहले 4 इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हम जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बारे में बता दूं कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, बिकॉज इस बार हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, एज यू नो दैट ऑनलाइन टीचिंग इज़ गोइंग ऑन, सो दीज आर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस। तो आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपसे बनेगा नहीं, तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए, ये 30,000, ये 50,000 है। तो ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये 50,000 का जो टैक्सेशन का जो है प्रोविज़न, ये मान के चलेंगे कि ये साल किया गया है, और पिछले साल वाला जो टैक्सेशन का जो प्रोविज़न किया गया था वो इस साल पे कर दिया गया है। ये इसका इन्फॉर्मेशन है कि पिछले साल जो 30,000 का जो इन्फॉर्मेशन टैक्स था वो पे किया गया इस साल, और ये जो है इस साल का 50,000 का प्रोविज़न बनाया गया है। इसीलिए प्रोविज़न जो है 50,000 रुपये का ऐड किया गया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो प्रपोज डिविडेंड 50,000 का दिया हुआ है उसको ऐड कर दिया गया है। सी दिस ठीक है। तो यही दोनों इन्फॉर्मेशन से हमारा यहाँ पे अब 2,70,000 जो दिखा रहा है कि आपको ये वाला चीज़ है, क्योंकि यही पहला चीज़ है जो कि हमें ये लिखना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,70,000। तो ये 2,70,000 आपका ये हो गया। अब हम लोग इसका कैश फ्लो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट इज़ 2,70,000। अब इसमें जो आपको प्रोविज़न फॉर जो भी है वो ऐड करते जाना है, जैसा कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 15,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये देखिए 30,000 है। इसका आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3,000 दिया हुआ है यहाँ 30,000 होगा, अदरवाइज सारा इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 30,000 आप ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो ये कर दीजिएगा। फिर पेटेंट जो 5,000 का राइट ऑफ हुआ है जो हमारा घटा था ये यहाँ पे लिखेंगे, जो 1,00,000 था और 95,000 हो गया था, तो ये 5,000 यहाँ लिखना है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5,000 ये आपको लिखना है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 रुपये है वो लिखना है। इतना आपको लिखना ही लिखना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ से आया ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दिया है ये 10% बैंक लोन, आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ था ना, ये सी दिस 10% बैंक लोन। तो 1,00,000 को माना गया, 1,00,000 जो लोन लिया गया है 1,00,000 का 10% 10,000 आएगा, तो 10,000 रुपये आपको वहाँ पे पे कर दिया गया। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारा,
क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000, ये 4 आपको, ये सारी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन ये सब आपको बनाते बनाते याद आएगा कि ये सारी चीज़ें ऐड हो गया। तो ये 3,35,000 आ गया। अब इसमें जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन आपको करेंट असेट्स है वो करना है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OPBWCC, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। OPBWCC आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये 3,35,000 आ गया। अब इसमें आपको जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी को देखना है। जैसे कि डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हुआ है, ट्रेड पेबल्स हमारा करेंट लायबिलिटी होता है। तो करेंट लायबिलिटी अगर घटा है तो कितना घटा है, तो 5,000 घटा है, इसको हम माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ा है आपका, इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये भी करेंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे, 2,000 रुपये बढ़ा है। फिर ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर हमारा घटा है, तो ये हमारा सॉरी बढ़ा है, इंक्रीज लिखा हुआ है, तो ये चीज़ घटता है, इसलिए हम इसको -40,000 कर दिए। और इन्वेंट्रीज हमारा घटा है, सॉरी ये भी बढ़ा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज है, ये बढ़ा है, तो इसको भी हम लोग घटा देते हैं। जो नियम होता है, जो कि मैंने आपको मैंने बोला था कि आपको वही याद करना पड़ेगा। तो 3,35,000 में 5,000, 40,000, 80,000, ये 3 आइटम घट गया और 2,000 ऐड हो गया, तो ये 2,12,000, ये पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। इसमें से आपने जो अभी मैंने आपको समझाया कि 30,000 का टैक्स पे किया है, उसको घटा दीजिए, तो वो घटा दिया, तो वो आ गया आपको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,82,000। ये पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, बोल्ड में जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है। देन आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमने इक्विपमेंट का जो एक अकाउंट बनाया था, उसमें 30,000 का जो बैलेंस निकला था, जो सेल माने, तो सेल मानते तो पैसा आता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा गया है। परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ये भी तो हमारा क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही दिया हुआ था कि 80,000 है, तो ये हम लोग खरीदे हैं, तो ये इससे हम लोग माइनस होगा। और जो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि 0 था, उसके बाद 1 लाख हो गया था, तो ये हमारा माइनस हो गया। तो इसमें 2 माइनस है और 1 पॉजिटिव है, तो ये जो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी 1,50,000 रुपया जो नेगेटिव आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे यूज्ड। यहाँ पे फ्लो लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे यूज्ड, यानी यूज हो गया, ख़त्म हो गया। 1,50,000 रुपये यानी कि और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से घट गया हमारा। एंड आइए फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो शेयर कैपिटल जो है 2 लाख रुपया बढ़ गया था, यानी हम लोग इशू किए हैं, 2 लाख रुपया हमारे पास आ गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, यानी हमने बैंक लोन घटा दिया है, यानी 50,000 रुपया माइनस हो गया। डिविडेंड पे किया 50,000 रुपया, वो 50,000 रुपया माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो था वो हमने वहाँ पे घटाया था, सॉरी वहाँ ऐड किया, यहाँ घटा देंगे। तो ये हमने चूँकि दिया है 10,000 रुपया इंटरेस्ट, तो इसलिए घटेगा। ये भी हमने डिविडेंड दिया है, इसलिए घटेगा। और 50,000 रुपया का बैंक लोन चुका दिया, ये भी घटेगा। इसको अगर हम लोग ये चारों को अगर हम लोग ले, तो ये पॉजिटिवली देखते हैं कि 90,000 हमारा पैसा आया है। तो ये 3rd नंबर है। तो हमारा आप देखिए ये तीनों एक्टिविटी से निकल गया। पहला में 1,82,000 पॉजिटिव है, यानी पैसा आया 1,82,000। दूसरा एक्टिविटी से माइनस हो गया 1,50,000, और तीसरा एक्टिविटी से 90,000 रुपया प्लस, यानी पैसा आया। तो अगर हम लोग तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस कर लें, तो आप देख सकते हैं कि 1,82,000 यानी 272 में 150 हम लोग घटा देंगे। तो 270 में अगर 150 घटाएं, तो 1,22,000 का नेट इंक्रीज आ रहा है, यानी प्लस। इसका अर्थ ये हुआ कि 1,22,000 रुपये हमारा नेट कैश इस साल इंक्रीज कर गया, जो कि पहला ही भी था कि पहले 2,05,000 था, अभी 1,22,000 इस साल आ गया, तो टोटल 3,27,000 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर मैच कर गया, यानी हम ये निकाल पाए कि 1,22,000 रुपया जो हमारा इंक्रीज़ किया वो कैसे कैसे इंक्रीज़ किया। 1,22,000 हमारा कैसे कैसे इंक्रीज़ किया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 182 इंक्रीज़ हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 150 यूज हो गया, यानी ख़त्म हो गया, और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 90,000 आ गया, तो यूज हमारे पास प्लस हो गया। तो इस तरह से 122 का हमारा नेट इंक्रीज़ हो गया। यही हमारा फॉर्मेट है, यही आपको लर्न करना है। इसको आप आज इस क्वेश्चन को आज आप एज ए CW नोट करिएगा क्लास वर्क कॉपी में, और बहुत अच्छे से इसको समझिए, बनाइए धीरे धीरे। और फिर आपको अगर ना समझ में आए तो फिर NCERT के पीछे का देखिए, DK गोयल का देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या गाइडेंस क्लास में मंगलवार को आके आप इससे
इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।